प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर कोरिलेशन, सह संबंध। इससे पहले के क्वेश्चन हमारी प्लेलिस्ट में हैं, आप उसको जरूर देखें। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसे आप इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित समंकों के आधार पर वर्षा की मात्रा यानी रेनफॉल, ये रहा, ये एक्स है, तथा कुल उत्पादन के मध्य सह संबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। तो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन रेनफॉल एंड टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन में रबी की फसल, रबी प्रोडक्शन और खरीफ फसल, इन दोनों की टोटल लगानी है। तो 30, ये वाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 35, 40 और 50, 60, ये कितना होता है? 60 और 55। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये एक्स है और ये वाई है। हमने टोटल क्यों किया? लिखा था टोटल प्रोडक्शन, सही है ना। तो टोटल प्रोडक्शन रबी और खरीफ दो फसलें होती हैं, सर्दी और गर्मी की। तो पूरे साल का प्रोडक्शन दोनों को जोड़ने से ही आएगा, इसलिए वो वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों में हमेशा ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये देखो, ये जो लिखा होता है ना बिटवीन, किसके बीच में चाहिए। तो एक तो रेनफॉल, ये एक्स है, और एक टोटल प्रोडक्शन, ये वाई है। क्लियर? तो क्वेश्चन को हमेशा बहुत ध्यान से रीड करेंगे, इस लाइन को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर बच्चों, इस क्वेश्चन में हम पहले कॉलम बनाते हैं। तो पहले x, फिर dx, फिर dx स्क्वायर, फिर y, dy स्क्वायर, और लास्ट कॉलम dx dy। ये टोटल हमारे 7 कॉलम हुए। अब x जो है वो आपका रेनफॉल है, सही है। बोलना रेनफॉल कितना कितना है? 20, 22, 22, थर्ड नंबर पे क्या? 24, 26, 28, 30, 32, इतना ही है। n कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 संख्याएं हैं, तो n 7 हो गए। अब उसके बाद में y, वो है आपका टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन में आपको क्या करना है? दोनों प्रोडक्शन, रबी की फसल और खरीफ की फसल जोड़ के लिखना है। तो जोड़ के बताओ तो कितना होता है? 30, 35, 40, 50, 60, 60, 55, और n इज इक्वल टू 7। वो दोनों तरफ 7 ही आएगा। अब अपने पास x और y लिखने के बाद में बच्चों, यहां से जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं वो हर प्रश्न में सेम होता है। कोरिलेशन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो एक समान ही होगा। तो इसको ध्यान से सीख लो, एक बार में समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? dx करना है। तो dx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए यानी हम एज्यूम्ड मीन से इसको सॉल्व करेंगे, जिसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। तो एज्यूम्ड मीन, हम यहाँ पे सेंटर की कोई एक संख्या लेते हैं। तो सेंटर में 26 है, ये a हो गया। इसमें हम जब एज्यूम करेंगे तो इसमें आपकी ये a हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, सेंटर की संख्या ले सकते हैं। स्टार्ट करें। 20, तो x माइनस ए, तो 20 में से 26 जाएगा, कितना आएगा? माइनस का 6, फिर माइनस का 4, फिर माइनस का 2, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, टोटल निल। 0 कह सकते हैं, तो टोटल हो जाएगा 0। ये dx हो गया, सिग्मा dx जिसको बोलते हैं, सिग्मा dx। फिर dx स्क्वायर करना है। तो इसमें 6 का स्क्वायर 36, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा। 4 का 16, 2 का 4, फिर 0, फिर 4, फिर कितना है? 16 और फिर 36, टोटल 112। ये आपका सिग्मा बी एक्स स्क्वायर हो गया। यहां तक समझ में आता है बच्चों? कोई दिक्कत इसमें? dx का फॉर्मूला x माइनस ए, और a हमने लिया था 26।
6। अब जैसा हमने x में किया है ठीक वैसा ही y में होगा। इसमें हमने एज्यूम कितना किया है, 50 किया है, तो 30 में से 50 जाएगा, -20, -15, -10, 0, 10, 10 और 5 टोटल लगाएंगे इसकी। ये आपके हो जाएगा सिग्मा डी वाई माइनस का 20 और ऊपर हो जाएगा y माइनस ए और a बराबर हो गया 50। आप ये एज्यूम कोई भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि हम सेंटर की संख्या लें, वो तो आप लोगों को सिखाने के लिए ताकि सारे बच्चे एक जैसा कैलकुलेट करें, इसलिए हम सेंटर में से ले लेते हैं, वरना आप एज्यूम कुछ भी कर सकते हो। हाँ, अब क्या है, स्क्वायर करना है तो 400, फिर 225, 100, 0, 100, फिर 100, फिर 25, टोटल लगा लो इसकी 950, 950, ये हो गया डी वाई स्क्वायर, सिग्मा डी वाई स्क्वायर। अब उसके अंदर लास्ट कॉलम है वो है आपका डी एक्स डी वाई, तो इसमें आपके देखो ये डी एक्स है, इस पर अंगुली रखना है, और ये डी वाई है, इन दोनों लाइनों की आपस में गुणा करनी है। जैसे 6 की गुणा करनी है 20 से और दोनों माइनस के हैं, तो 120 प्लस का हो जाएगा 15 इंटू 4 60, 2 इंटू 10 20, फिर 0, फिर 10 इंटू 2 20, फिर 10 इंटू 4 40 और फिर 5 इंटू 6 30, टोटल 290। ये आपका सिग्मा डी एक्स डी वाई हो गया। हो गई बच्चों सारी बातें। ये कैलकुलेशन हमने कल भी किए थे, 2 क्वेश्चन उसमें सीखी थी, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे उसमें भी हमने देखी थी। अब इससे आगे देखते हैं आर का फॉर्मूला। तो आर का फॉर्मूला होता है n गुणा सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस डी एक्स इंटू डी वाई। सिग्मा शब्द अगर कहीं पे मैं भूल जाता हूं तो भी वही सामान्य मान के चले कि वो सिग्मा ही है। अब उसके बाद में अंडर रूट लेना है, तो अंडर रूट में आपके दो चीजें आएंगी, पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, दो लेने हैं। तो पहले ब्रैकेट में आएगा n गुणा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर, और इधर y में आएगा n गुणा सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर माइनस डी वाई का स्क्वायर माइनस डी वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने लिख रखा है पहले से। अब आप इसको तो बॉक्स में बंद कर दो क्योंकि ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। अब ये सारी संख्याएं पुट करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पे आपके है r इज इक्वल टू में n है 7 इंटू डी एक्स डी वाई, ये रहा 290, माइनस डी एक्स कितना है 0 और डी वाई कितना है -20, तो ये तो हो गया। अब नीचे की तरफ तो अंडर रूट बनाना है, तो अंडर रूट में पहले 7 इंटू डी एक्स स्क्वायर है 112 माइनस 0 का स्क्वायर, तो वो तो 0 ही होता है। फिर उसके बाद में अगला पार्ट गुणा में होगा, तो 7 इंटू डी वाई स्क्वायर कितना है, डी वाई स्क्वायर है 950 माइनस 20, माइनस के 20 का होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर कर देते हैं तो इस माइनस का कोई मतलब नहीं रहता है, ये 20 ही मानो आप। अब आप इसे आगे सॉल्व करें, r इज इक्वल टू 7 इंटू 290 कितना होता है 2030, और ये 0 हो ही गया, 20 इंटू 0 0 होता है, तो इसको तो करो खत्म, आगे बढ़ो। अब आप आगे देखेंगे तो अंडर रूट के अंदर, ठीक है, तो अंडर रूट के अंतर्गत आपके 7 इंटू 112 कितना होता है 784 इंटू 7 इंटू 950 माइनस 400 कर दो हाथों हाथ ही 6250, एक साथ सॉल्व हो गया तो एक स्टेप कम हो गया।
आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर में जितना इजी कर सकते हो उतना इजी कर सकते हो, अपने को तो आंसर चाहिए। अब r इज इक्वल टू, अब आप फाइनल आंसर आप बताना है तो पहले तो इन दोनों की गुणा करो और उसका अंडर रूट करो, तो 2030 डिवाइड बाय इन दोनों की गुणा करके अंडर रूट बराबर दबाना है, फिर अंडर रूट करना है। कितना था? 2200.5। अब भाग दे तो आंसर आएगा 9170। आंसर दिया हुआ है बच्चों, ये आपका एग्जैक्ट आंसर मैच करता है प्यारे बच्चों। ये हुआ आपका आंसर। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन, बिटवीन के आगे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसमें? एज में और प्लेइंग हैबिट में। किसमें? खेलने की आदत में। ठीक है, दो चीजें हैं, एक्स तो एज है तो एज पे तो एक्स लगा दो, ये तो हो गया अपना एक्स। अब प्लेइंग हैबिट कैसे निकालेंगे? तो प्रश्न में दिया हुआ है आपके, पहले तो एज दिया हुआ है 12, 14, 16, 18, 20 और 22, यानी बच्चों की जो उम्र है वो 12 साल से लेके 22 साल के बीच में दे रखी है। और फिर कहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कितने स्टूडेंट है टोटल, और उसमें से रेगुलर प्लेयर कितने हैं। हरी बात समझ में? तो इससे, इसमें कहीं पे भी ये शब्द नहीं लिखा हुआ प्लेइंग हैबिट। तो प्लेइंग हैबिट कैसे निकालेंगे, जिसको हम वाई बोलते हैं। वाई क्या है? प्लेइंग हैबिट। तो प्लेइंग हैबिट आएगी आपके रेगुलर प्लेयर अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 100, 100 से गुणा करेंगे यानी परसेंटेज निकालेंगे। तो 400/500 इंटू 100 करो, कितना आता है? 80। ये वाई हो गया, समझ में आया? फिर 300/400 इंटू 100 करो, देखो 300/400 इंटू 100, 75। ये जो परसेंटेज आता है ना वो से क्या है? प्लेइंग हैबिट है, वाई है। समझ में आ गया? भाई हैबिट किसको कहेंगे कि भैया 10 में से कितने बच्चे खेलते हैं, कि 7 बच्चे खेलते हैं, इसका मतलब प्लेइंग हैबिट कितनों में है? 70% में है। सही है ना? इसी तरह से इसका भी कैलकुलेट कर दो, 60% इसका 96/240, 40। फिर 60/200, 30। फिर 24/16, 160। क्या आएगा? 15%। हो गया बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? तो x ये हो गया और y हमने कैलकुलेट कर दिया परसेंटेज में। समझ में आता है? अब इसे हम सवाल में सॉल्यूशन में लिखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले x, फिर dx, फिर dx², फिर उसके बाद में आपका शुरू हो जाता है y, dy² और उसके बाद में dx dy। सही है? x हमारे दिया हुआ है एज, तो एज बोलना बच्चों कितनी है? 12, 14, 16, 18, 20 और 22। हो गया। n कितना हो गया? 6। n इज इक्वल टू 6। अब इधर y बोलो बच्चों। y हमने कैसे निकाला, आप यहां पे लिख ले, y इज इक्वल टू रेगुलर प्लेयर अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 100। तो ये जो परसेंटेज आएगा वो रेगुलर प्लेयर होगा, खेलने की आदत होगी। तो y का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो y कितना आया? 80%। फिर पहला 80 है ना, दूसरा 75, 60, 40, 40, 30 और 15। ये आपके y आ गया, n बराबर 6 हो गया। अब आगे का सवाल सेम है, आप देखो ये टेबल पूरी करनी है और कोरिलेशन कैलकुलेट करना है।
तो ये आगे का आप से कर ले। इसका आंसर क्या है वो बता दो मेरे को। माइनस का 0.99। तो ये आंसर बच्चों आप नोट कर लें, घर पे इसको सॉल्व करें और इसका जो आंसर आता है उसे मैच कर लें या HW मार्क कर लें, होमवर्क में कर लें। हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखें। फिर बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल गिविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर, वर्कर दे रखे हैं एंड रेगुलर ड्रिंकिंग अमंग द among them according to the daily wages group. Find the correlation between। अब ये between के बाद में जो बात लिखी ना वो इंपॉर्टेंट है। वेजेज एक्स हो गया एंड ड्रिंकिंग हैबिट, तो जैसे प्लेइंग हैबिट थी वैसे ही ड्रिंकिंग हैबिट कैलकुलेट होगी। वेजेज दे रखा है 15, 16, 16, 17, ये इस तरीके से ग्रुप में, तो आप इसकी मिड वैल्यू निकालोगे, ठीक है, और वो मिड वैल्यू जो है वो एक्स हो जाएगी। आसान है। इधर आपके वर्कर की संख्या दे रखी है वर्कर्स, और इधर दे रखे हैं ड्रिंकर्स, यानी 300 वर्कर में से 225 वर्कर पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, और उनकी इनकम कितनी है 15 से 16। और ये बात है ना। फिर उसके बाद में यहां पे आप देखो 405 है, उसमें से 243 पीते हैं, तो ये जो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वाई आपके आएगा ड्रिंकर को डी लिख रहा हूं अपॉन डब्ल्यू यानी वर्कर इंटू 100। ये जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो परसेंटेज में जो आता है वो आपका वाई हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। तो ये एक्स मिड वैल्यू से आएगा और ये इसके परसेंटेज से वाई आएगा। सॉल्व करते हैं इसको भी। एक्स और वाई मैं आपको बताऊंगा, कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले आप लिखें एक्स, तो एक्स में आपके क्या ग्रुप दे रखा है बच्चों, वेजेज है ना, वेजेज। तो वेजेज कितनी है बोलना, तो 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20 और लास्ट है 20 से 21। ये उनकी वेजेज है। तो हम x जो जिसको हम कहेंगे वो होगी मिड वैल्यू। तो जब भी कभी इसमें मिड वैल्यू दे रखा हो तो उससे x दोबारा से निकाल लेंगे, तो x हो जाएगा 15 और 16 का मिड वैल्यू होता है 15.5, फिर आएगा 16.5, फिर 17.5, फिर 18.5, फिर 19.5 और फिर 20.5। ये हो गया आपका मिड वैल्यू। ओके। अब उसके बाद में आगे का कॉलम कौन सा बनेगा, ये x हो गया, तो अगला कॉलम dx, फिर dx स्क्वायर, और dx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। ओके। आप भी नोट कर लिया करो, अगले पन्ने पे नोट कर दो तो आपको सवाल उतारना नहीं पड़ेगा, सीधा सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर अब आता है y। y है आपकी ड्रिंकिंग हैबिट, तो y का फॉर्मूला आप ऊपर नोट कर लें। उसमें हमारे है ड्रिंकर्स अपॉन क्या है वर्कर्स इंटू 100। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये सॉल्व करेंगे तो y आएगा। तो प्लीज आप सवाल में एक बार देख के मुझे बताएं पहले में परसेंटेज कितना आता है, 75, 60, 60, 50, 50, ओके, 45 और 40। n कितना हो गया इसमें बच्चों, n इज इक्वल टू 6 दोनों तरफ। और अब ये भी नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, y के बाद में आपको dy स्क्वायर और लास्ट कॉलम dx dy लेना है और r कैलकुलेट करना है। हो जाएगा बच्चों। इसको भी आप आंसर बता दें मेरे को कितना है, 0.939। ये माइनस का आंसर आता है। माइनस का आंसर का मतलब नेगेटिव कॉरिलेशन है, और नेगेटिव कॉरिलेशन का मतलब इस आंसर का पता है मूल भाव क्या है, कि जैसे जैसे मजदूरी बढ़ती है पीने की आदत कम हो जाती है। इसका मतलब है कि जो गरीब है वो ज्यादा ड्रिंक करेगा और जो पैसे वाला है वो कम करेगा। तो जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाएगा ड्रिंकिंग की आदत कम होती जाएगी। ये इस
मतलब रिसर्च का जो आंसर आता है, नेगेटिव कॉरिलेशन है। इनकम बढ़ेगी तो ड्रिंकिंग हैबिट कम होती जाएगी। ओके प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये 21 को आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट से थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट इफ देर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या घनत्व, ये रहा, और मृत्यु दर, डेथ रेट। वो रिसर्च क्या कहना चाह रहा है यहां पे कि जनसंख्या का जो घनत्व है और किसमें मृत्यु की जो दर है, उनके बीच में यदि कोई रिलेशन है तो बताइए, कोरिलेशन। तो इसमें ये दो शब्द हमें पहले तो समझने पड़ेंगे। पहला शब्द है, क्या शब्द है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व होता है ये जो आपके वर्गाकार है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो ये जो वर्गाकार क्षेत्र मतलब इधर 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 चारों तरफ से जो 1 किलोमीटर का एक एरिया मान लो, उसमें कितने लोग रहते हैं, ये डेंसिटी कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। समझ में आता है? 1 किलोमीटर का वर्गाकार एरिया, वर्गाकार जिसके चारों भुजाएं बराबर होते हैं, तो ऐसा एक पूरा चक समझ लो 1 किलोमीटर का, उसमें कितने लोग रहते हैं, ये डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, उस डेंसिटी का मृत्यु दर से कोई रिलेशन है क्या? अब इसको ये समझो बच्चों, जैसे हम लोग राजस्थान के हैं, यहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, वहीं दिल्ली में आप चले जाओगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जैसे अगर अपने राजस्थान में निकालेंगे तो 1 किलोमीटर में लगभग आएगा कि 1000-2000 आदमी रहते हैं, 5000 आदमी रहते हैं। वहीं दिल्ली में जब आप 1 किलोमीटर निकालोगे तो 25,000 लोग रहते हैं। ये डेंसिटी है, मतलब 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वर्गाकार, उसमें कितने लोग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। ओके, दूसरा शब्द है आपके मृत्यु दर। मृत्यु दर शब्द हमने पहले भी समझा है चैप्टर नंबर 9 में। मृत्यु दर का मतलब प्रति 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या, 1000 लोगों में से कितने मरते हैं, तो वो आपके डेथ रेट कहलाती है। क्लियर? तो इस प्रश्न में हमें दिया हुआ क्या है, देखो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, तो ये तो नाम है, इसका सवाल से कोई लिंकअप नहीं है। यहां किलोमीटर एरिया दे रखा है, ओके, पॉपुलेशन दे रखी है और नंबर ऑफ डेथ दे रखा है। यानी ना तो कहीं पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी एक्स है और ना ही डेथ रेट है वाई, दोनों ही नहीं है इस प्रश्न में। तो दोनों कैसे कैलकुलेट होंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपका एक्स लेते हैं, एक्स कैसे कैलकुलेट होगा? तो एक्स कैलकुलेट होगा पॉपुलेशन अपॉन किलोमीटर। कैसे होगा? पॉपुलेशन अपॉन किलोमीटर इंटू 100। खाली इंटू 100 की भी जरूरत नहीं है, आप तो केवल सीधा इतना ही कर दो, पॉपुलेशन अपॉन किलोमीटर। तो कितना होता है बताना बच्चों? पहले में 200, फिर 90,000 में 180 का भाग दो 500, फिर 40,000 में 40 का भाग दो 100 का भाग दो 400, 42,000 में 60 का भाग दो 700, फिर 72,000 में 120 का भाग दो 600, और 24,000 में 80 का भाग दो। ये आपके डेंसिटी यानी ये एक्स है। समझना है बच्चों? एक्स कैसे कैलकुलेट किया? पॉपुलेशन अपॉन किलोमीटर, ये फॉर्मूला हो गया एक्स का। क्या चीज? पॉपुलेशन अपॉन किलोमीटर। अब अगला आता है डेथ रेट। तो डेथ रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो, उसमें आपके होगा y बराबर डेथ अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000। क्या होगा? डेथ अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000। तो 300 बट्टे 30,000 इंटू 1000 करो, कितना होता है? 300 बट्टे 30,000 इंटू 1000 कितना आता है?
100 नहीं आएगा। 10, ये आपका y हो गया। फिर इसी तरीके से 1440 बट्टे 90,000 इंटू 1,000, तो बट्टे 90 कर दो ना, 3 जीरो यहीं पे काट दिया करो, इंटू 1000 वाला। 1440 बट्टे 90, 1440 बट्टे 90,000 इंटू 1,000, तो 3 जीरो कट जाएंगे, 90 रहेगा, ये जीरो कट गया। 144 बट्टे 9 कितना होता है? 16, तो ये क्या हो गया? y हो गया। अगला निकालो, 560 बट्टे 40 14, फिर 840 बट्टे 42 20, 1224 बट्टे 72 17, और फिर 312 बट्टे 24 13। वो जीरो जीरो हमने पहले ही उड़ा दिया, 1000 से इंटू होता है ना, तो उससे। तो ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। किस किस को समझ में आया? हाथों पे करें। कोई दिक्कत मेरे बच्चों? अब इसे सॉल्व करेंगे, पूरा आंसर लेके आएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कोटा यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, MLSU उदयपुर में आया हुआ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया है, और अजमेर यूनिवर्सिटी में आया है, चार चार यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, जैसा कि मैंने कहा ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें सबसे पहले चाहिए x, और x का मतलब है जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये जो x है उसका फॉर्मूला होगा पॉपुलेशन अपॉन किलोमीटर। ये इस फॉर्मूले से आपके x आएंगे सारे, और y जो है वो है डेथ रेट, मृत्यु दर। इसका फॉर्मूला होता है y, डेथ रेट के लिए डेथ्स अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000, प्रति 1000 निकाला जाएगा। सॉल्व करें बच्चों इसे। तो सबसे पहले आप यहां लिखें x, इधर लिखे y। तो x आपने कैलकुलेट किया, बताना क्या आया था पहला? 200, 500, 400, 700, 600, 300, और n बराबर कितना हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अब एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जरा बोर्ड पे देखें, समझने की कोशिश करें। मैंने आपको पिछली क्लास में ये कहा था कि जीरो जो है पीछे कॉमन है, सब में दो दो, इनको आप हटा सकते हो, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम दोबारा से एक x लिखेंगे और जीरो जीरो हटाते हुए चलेंगे, ऊपर लिख देना जीरो जीरो कॉमन हो गया। तो 2, 5, 4, 7, 6, 3, ओके, और n इज इक्वल टू 6 है, वो तो चेंज होगा ही नहीं। समझ में आती है ये बात? आसान है। संख्याओं को आप छोटा कर सकते हो, सवाल पे कोई फर्क नहीं आएगा। x के बाद में dx, फिर dx स्क्वायर, ये दो कॉलम बनाने हैं। अब आपका आता है y का फॉर्मूला हमने लगाया था, उससे कैलकुलेट क्या होता है? पहले में 10, 16, 14, 20, 17, 30, 13, तो लास्ट आएगा 13, और ये भी n इज इक्वल टू 6 हो गया। n का मतलब ये संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। अब y के बाद में dy, फिर dy स्क्वायर, फिर लास्ट dx dy। ये टेबल बनानी है, जल्दी से सॉल्व करेंगे बच्चों इस सवाल को पूरा। इसमें आप एज्यूम करोगे 4 को, हमारा रूल है, इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारा रूल है कि सेंटर में जो संख्याएं हैं उसमें ऊपर वाली पकड़ लो। तो सेंटर में यहाँ पे 2 आ गई ना, 4 भी सेंटर में और 7 भी सेंटर में, तो ऊपर वाला लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर मैच करेगा। आप कोई भी संख्या ले लो, हम लोग सिमिलरिटी रखने के लिए, ताकि कोई भी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आए, इसलिए ऐसा करते हैं। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो सॉल्व करें।
4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 गया -2, फिर 7 में से 4 गया 3, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 4 गया -1। टोटल बताएंगे इसकी, ये आएगा सिग्मा डी एक्स। एक और एक तो कट जाएगा, 2 और 2 भी कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आएगा ना। उसके बाद में स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1, 0, 9, 4 और 1, टोटल कितना होता है बेटा? चेक कर लो, 19 हो गया। अब उसके बाद में y dy निकालना है, तो इसमें हम एज्यूम करेंगे 14 को, ये a हो गया, तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए। सॉल्व करें इसे, 14 में से 14 गया 0, 16 में से 14 गया 2, 10 में से 14 गया -4, यहाँ पे 20 है तो 6, 17 है तो 3, 13 है तो -1, टोटल लगाएं इसका, ये सिग्मा डी वाई हो जाएगा। 3, 9 और 9 और 2 11, 11 में से 4 जाएगा 7 और 1 6, ठीक है, तो ये आपका 6 आ गया। फिर स्क्वायर करेंगे तो 16, 4, 0, 36, 9, 1, हमने इसी का ही स्क्वायर किया है बच्चों, तो टोटल होता है 66। उसके बाद में अब अगला पॉइंट dx dy, इसके लिए मैं आपको कहूँगा, बार बार सजेस्ट करता हूँ, dx और dy इस पे लाइन लगा अंगुली रख के फिर कैलकुलेट करें। -2 इंटू -4 8, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 6 18, 2 इंटू 3 6 और -1 इंटू -1 1, टोटल आएगा 3 5 35। ये आपका dx dy हो गया, ये सिग्मा dx dy स्क्वायर हो गया, ये सिग्मा dx स्क्वायर हो गया, और n अपने पास है ही है 6। आगे सारी चीजें अब आप कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे, देखें तो r इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखें n गुणा dx dy, सिग्मा शब्द हटा के चल रहा हूं मैं, dx इंटू dy अपॉन डिवाइड करना है, तो डिवाइड में अंडर रूट में सारा रहेगा, पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट बनाते हैं हम, अंडर रूट पूरे के ऊपर है, ठीक है। तो कितना है बच्चों, n गुणा dx स्क्वायर माइनस dx का होल स्क्वायर, और इधर n गुणा dy स्क्वायर माइनस dy का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने को लगाना है, सिग्मा शब्द मैंने कहीं लगाया नहीं, आप लगा लेना। r इज इक्वल टू क्या आएगा, n है 6 इंटू 35 माइनस dx है 3 गुणा dy है 6, ऊपर वाला हिस्सा पूरा हो गया, नीचे वाले हिस्से में अंडर रूट आएगा, अंडर रूट में 2 हिस्से हैं, पहले हिस्से में आपके है 6 इंटू dx स्क्वायर 19 और -3 का होल स्क्वायर, ये एक हिस्सा हो गया, इधर 6 इंटू 66 -6 का होल स्क्वायर हो गया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये संख्याएं कहाँ से ले रहा हूँ आप लोगों को पता होना चाहिए, ये देखो सारी संख्याएं यहाँ पे बराबर में है। अब 6 इंटू 35 कितना होता है, 210 -18 बट्टे में डिवाइड में, पहला अंडर रूट कितना आता है, पहला वर्ग मतलब पूरे पे आएगा अंडर रूट, पहले ब्रैकेट में आपके कितना आता है 19 इंटू 6 -9, एक साथ ही कर देंगे ना, 19 इंटू 6 -9 कितना आएगा, 105 हो गए, घटाने के बाद ये पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट में 66 इंटू 6 -36, 66 इंटू 6 -36 360 आ गया। अब आप सॉल्व करें, r इज इक्वल टू 210 में से 18 घटा दो 192 बट्टे 105 इंटू 360 बराबर अंडर रूट कितना होता है 0.42, भाग दो कितना आता है 9874, आंसर दिया हुआ है बच्चों।
ये आपका आंसर हो गया। इतना ही सवाल है बच्चा। किस किस को समझ में आया हाथों पे करें। आज भी हमने 2 सवाल एक जैसे प्रैक्टिस करें। आप लोगों ने नोटिस कर लिया है कि एक्स और वाई आने के बाद में सारा क्वेश्चन सेम रहता है। चलेगा। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है बीमारी और मृत्यु के मध्य सहसंबंध बताइए। किस किस के बीच में पूछा है दोबारा से चेक कर लो। बीमारी सिकनेस और मृत्यु यानी डेथ। तो एज कहीं पे नहीं है तो इसको क्रॉस कर दो। एज नहीं है ना कहीं पे इस चीज में। क्या है केवल बीमारी सिकनेस में और किसमें डेथ में। तो ये तो एज का कोई कहीं काम ही नहीं है ना, इसलिए हमने इसको क्रॉस किया है। अब इसमें आ जाओ। नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ सिक पर्सन और नंबर ऑफ डेथ, ये 3 चीजें हैं। इसने पूछा है कि सहसंबंध किसके बीच में बताना है। सिकनेस। सिकनेस मतलब बीमारी होती है, तो सिकनेस यानी एक्स हो गया। तो सिकनेस का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ सिक पर्सन अपन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन। तो सिक पर्सन अपॉन नंबर ऑफ पर्सन इंटू 100, ये तो हो गया आपका एक्स। अब इसमें सिक पर्सन में से डेथ कैलकुलेट करना है। तो ये आपकी क्या है नंबर ऑफ डेथ। कितनों में से 400 व्यक्ति बीमार थे, उसमें से डेथ कितनी हुई 200 की। तो ये भी परसेंटेज आएगा। तो y बराबर आपको कैलकुलेट करना है डेथ, और डेथ का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां पे डेथ रेट शब्द लिखा हुआ नहीं है, आप चाहें तो सीधा डेथ से भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल प्रश्न के आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि आप इसमें क्या करेंगे नंबर ऑफ डेथ अपॉन नंबर ऑफ सिक पर्सन इंटू 100, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। इसमें मतलब है 400 में 1000 का भाग देंगे इंटू 100 करेंगे, कितना आएगा 250। ओके, इधर देखो, इधर 200 बट्टे 400 इंटू 100 करेंगे, कितना आएगा 50%। तो ये x हो गया, ये y हो गया। फिर इधर 1000 में 5000 का भाग देंगे इंटू 100 करेंगे, कितना आएगा। ये 400 बट्टे 1000 इंटू 100 कितना आता है 250 थोड़ी आता है 25 आता है 40 आता है क्या। हाँ सही है। तो ये 40 आएगा, 1000 बट्टे 5000 ये 20 आएगा। इधर ये सही आता है ना 250 बट्टे 1000 कितना आता है 25। इधर इसमें 2000 बट्टे 8000 25% आएगा। इधर आपके 800 बट्टे 2000 कितना आता है 16%। 800 बट्टे 40% आता है 40%, बिल्कुल सही है। समझ में आ गया क्या करना क्या है। इसमें इसका भाग देना है, ये मैंने लिखा देखो सिक पर्सन अपॉन नंबर ऑफ पर्सन इंटू 100, और इधर डेथ की जगह डेथ रेट कर दो, तो वो आपके नंबर ऑफ डेथ अपॉन सिक इंटू 100। तो 200 बट्टे 400 इंटू 100 करेंगे तो 50 आ जाएगा। संख्याएं आप चेक कर लेना, बस इसके लिए ये क्वेश्चन एच रिव्यू मार्क कर लें और इसका आंसर ये नोट कर लें। ये देखो यहाँ पे आर का आंसर दिया हुआ है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।